आज ऋषिकेश जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम देंगे उत्तराखंड वासियों को कई सौगातें। सरकारी तंत्र पूरी तरह से चौकन्ना। 35 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 8 अक्टूबर को 3 दिवसीय दौरे पर हल्द्वानी जाएंगे आरएसएस प्रमुख। आरएसएस परिवार से जुड़े करीब 2000 लोगों को संबोधित करेंगे। संघ प्रमुख के जाने से राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज। देवभूमि में कोरोना की रफ्तार में आई कमी। 24 घंटे में आए 22 नए संक्रमित मामले। एक भी मरीज की मौत नहीं और 7 मरीज ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 149 तक पहुंची। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। मैं आपके साथ सोनिका सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बड़ी जानकारी इस वक्त उत्तराखंड से सामने आ रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे हैं और बड़ी जानकारी उनके दौरे पर आज उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरान उत्तराखंड को बड़ी सौगातें आज दी जाएगी, ये जानकारी सामने आ रही है। उनके दौरे को लेकर सरकारी तंत्र पूरी तरह से चौकन्ना हो गई है। वर्चुअल माध्यम से करीब 35 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया जाएगा देश के अलग अलग हिस्सों में। केदारनाथ के दर्शन कर राज्य के नेताओं से मुलाकात भी करेंगे, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है। वहीं जानकारी ये भी है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुरक्षा के लिए अभेद्य किला बना एम्स चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है एसपीजी और पुलिस। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना काल में देखा गया दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की कमी और हाहाकार पूरे देश में, अब उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पीएम केयर फंड के तहत ऋषिकेश में 162 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे और इसी के साथ देश के अलग अलग हिस्सों में वर्चुअल माध्यम से करीब 35 ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया जाएगा। उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ और हमारे सीनियर साथी धीरेन्द्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आ जा रहे हैं, कब तक पहुंचेंगे, क्या कुछ उनका कार्यक्रम तय है, जानकारी दीजिएगा। और जो हमें मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम प्राप्त हुआ है उसके अनुसार वो 11 बजे जो कार्यक्रम स्थल है यानी एम्स ऋषिकेश परिसर पहुंच जाएंगे और 11 बजे के आसपास वो वहां पे जो ऑक्सीजन प्लांट्स का उद्घाटन करना है। पूरे देश के 35 अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित इन ऑक्सीजन प्लांट्स का वर्चुअल माध्यम से उसको विमोचन करेंगे यानी लोकार्पण करेंगे और उसके साथ ही ऋषिकेश के परिसर में भी 1000 लीटर की क्षमता के बने ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। अभी उनका कोई और प्रोग्राम इसके तहत नहीं है, बेहद संक्षिप्त दौरा है सोनिका और इसके बाद वे फिर वापस जॉलीग्रांट के रास्ते सफदरजंग एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे यानी दिल्ली वापस चले जाएंगे। अभी जो संभावना जताई जा रही थी केदारनाथ जाने की वो उनके कार्यक्रम में नहीं है और अब वो केदारनाथ कम से कम आज के दौरे में तो नहीं जा रहे हैं। अभी पूरी ये संभावना है कि जो उनका एक तरह का अनौपचारिक कार्यक्रम होना है उसको लेकर के संशय बना हुआ है कि क्या वो प्रदेश के नेताओं से कोई मुलाकात करेंगे और अगर मुलाकात होगी तो ऐसा है कि वह अनौपचारिक ही होगी। औपचारिक मुलाकात का भी कोई उस प्रोग्राम में उनके जो प्रोटोकॉल में कोई बात शामिल नहीं है। उनका जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम मिला हुआ है उनका। और धीरेन्द्र, ये जानकारी भी दीजिएगा कि केदारनाथ धाम को लेकर जो कहा गया था वो जा सकते हैं, क्या कुछ स्पष्ट हुआ है इसको लेकर? बिल्कुल, उनका ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री अपने इस उत्तराखंड दौरे में केदारनाथ जाएंगे और बाबा का आशीर्वाद लेंगे, लेकिन इस कार्यक्रम में उनको उनके दल को नहीं शामिल किया गया। तो ये तय है कि अब केदारनाथ नहीं जा रहे हैं। हालांकि इससे पहले उनके सलाहकार थे भास्कर खुर्वे और सीएमओ की जो टीम थी, सीएमओ की जो टीम दिल्ली से आई थी उन सबने बद्रीनाथ और केदारनाथ क्षेत्र का भ्रमण किया था, वहाँ के नवनिर्माण कार्यों का जायजा लिया था। उसके कुछ ही दिनों बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वहाँ पहुंचे थे। तो इससे पूरी उम्मीद जताई जा रही थी कि प्रधानमंत्री शायद अपने इस दौरे में बाबा केदार के दर्शन करने के लिए केदारनाथ जा सकते हैं। लेकिन कल उनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम आया तो ये स्पष्ट हो गया कि अब वे केदारनाथ नहीं जाएंगे। उनका सिर्फ और सिर्फ एक प्रोग्राम है और वह है ऋषिकेश एम्स के परिसर में 35 ऑक्सीजन प्लांटों का जो देश के अलग अलग राज्यों में स्थापित है उनका वर्चुअल माध्यम से लोकार्पण करना और बस यही प्रोग्राम है उनका। और धीरेन्द्र, जिस तरीके से देखा गया कोरोना काल में दूसरी लहर में ऑक्सीजन की जो कमी देखी गई, पूरे देश में हाहाकार मचा,
क्या इसी को देखते हुए अब भविष्य के लिए ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया जा रहा है? बिल्कुल सोनिका, देखिए ये जितने भी ये जो ऑक्सीजन प्लांट्स आज लोकार्पित हो रहे हैं देश की जनता को, ये सारे पीएम केयर फंड से बनाए गए हैं। तो इसीलिए इसका लोकार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करने आ रहे हैं। और निश्चित रूप से जो दूसरी लहर थी वो बहुत घातक थी और उसमें ऑक्सीजन की वजह से बहुत लोगों की जानें चली गई। इसको देखते हुए सरकार ने उसी समय, जब ये तीसरी लहर का तांडव चल रहा था देश में, उसी समय सरकार ने प्रयास करने शुरू किए थे और पीएम केयर फंड का निर्माण गठन किया गया और उसमें देश की जनता ने, तमाम उद्योगपतियों ने दिल खोल करके उसमें डोनेशन दिया, दान दिया और एक बड़ी राशि आज भी पीएम केयर फंड में है और उसके माध्यम से इस तरह के जो कोरोना से संबंधित काम है वो किए जा रहे हैं। उसी की कड़ी में ये जो 35 ऑक्सीजन प्लांट है जिनका आज प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे, ये भी शामिल है और आगे भी इस तरह के काम जो कोरोना से संबंधित है वो पीएम केयर फंड से होते रहेंगे, ऐसा जो है सरकार के सूत्र लगातार बता रहे हैं। धीरेन्द्र, चुनावी साल को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा कितना खास हो जाता है? सोनिका, देखिए अभी तो यह बिल्कुल संक्षिप्त और एक तरह का सरकारी दौरा है, क्योंकि जब राजनीतिक बात होती है तो वह दौरा भी काफी जो है सरकारी दौरे से अलग होता है और उसमें तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की रणनीतियां बनाई जाती हैं। जैसे ही यहाँ पे आचार संहिता लागू होगी, उसके बाद जब इनका दौरा होगा तो पूरी तरह से पॉलिटिकल होगा। लेकिन अभी अगर बात करें चुनाव के पहले, यानी दिसंबर या जनवरी में यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने की संभावना जताई जा रही है, उसके पहले प्रधानमंत्री का 1-2 दौरा जरूर उत्तराखंड में होगा और वे कोई न कोई बड़ी सौगात दे सकते हैं सोनिका, क्योंकि आपको पता होगा जैसे ही आचार संहिता लागू हो जाती है कोई भी सरकारी घोषणा नहीं की जा सकती। तो जो उत्तराखंड की जनता है, जो उत्तराखंड के राजनीतिक दल है, उनको पूरी उम्मीद है कि जैसे ही आचार संहिता लगने के पहले प्रधानमंत्री जब यहाँ आएंगे तो प्रदेश को कोई न कोई बड़ी सौगात देंगे। कि जैसे आपने देखा होगा कि ऑल वेदर रोड जो 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री ने दिया, जो रेलवे लाइन कर्णप्रयाग टनकपुर रेल लाइन वो भी प्रधानमंत्री ने किया। तो इस तरह से बहुत सारे जो काम है उन्होंने उत्तराखंड के लिए किए हैं। केदारनाथ के पुनर्निर्माण की जो पूरी परियोजना है वो प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो ये सारी जो घोषणाएं थी प्रधानमंत्री ने किया, उसे जमीन पर यानी धरातल पर भी उतारा है। तो पूरी उम्मीद की जा रही है कि अब जो अगला दौरा होगा वह काफी राजनीतिक होगा, सियासी होगा और उसमें कोई बड़ी सौगात प्रदेश की जनता को मिल सकती है। आज भी उम्मीद लोग कर रहे हैं कि शायद प्रधानमंत्री कोई घोषणा ऋषिकेश के परिसर से उत्तराखंड के। आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। देन, बहुत शुक्रिया। आप आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, एक और बड़ी जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। 8 अक्टूबर को 3 दिवसीय दौरे पर हल्द्वानी जाएंगे आरएसएस प्रमुख। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें, आरएसएस परिवार से जुड़े करीब 2000 लोगों को संबोधित करा जाएगा इस दौरान। और संघ प्रमुख के जाने से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं भी इस वक्त तेज हो गई है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सुरक्षा अधिकारियों ने मोहन भागवत के ठहरने स्थल का भी जायजा लिया है, जहां पर आरएसएस मोहन भागवत प्रमुख ठहरेंगे उसका भी जायजा लिया गया है सुरक्षा के लिहाज से। दरअसल 8 अक्टूबर को 3 दिवसीय दौरे पर हल्द्वानी जाएंगे आरएसएस प्रमुख। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें, आरएसएस के सह प्रांत प्रचार प्रमुख संजय कुमार और ब्रजेश बनकोटी ने बुधवार को रामपुर रोड देवरा स्थित पत्रकारों को ये जानकारी दी है कि 8 अक्टूबर को आरएसएस प्रमुख उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे। हमारे साथ उत्तराखंड से ब्यूरो चीफ एक बार फिर जुड़ गए तमाम जानकारी के साथ। धीरेन्द्र, जानकारी मिल रही है कि आरएसएस प्रमुख उत्तराखंड दौरे पर जाने वाले हैं, कितना अहम उनका उत्तराखंड का दौरा? बिल्कुल सोनिका, देखिए जो आरएसएस के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, उनका 3 दिन का जो दौरा हल्द्वानी में तय हो गया है। इसके बारे में जो उत्तराखंड के सह प्रचार प्रमुख है, प्रांत के सह प्रांत प्रचार प्रमुख संजय कुमार और ब्रजेश बनकोटी ने एक कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके दौरे की पूरी विस्तृत जानकारी दी पत्रकारों को और बताया कि इन 3 दिनों में वो क्या क्या करने वाले हैं। 3 दिनों में उनकी सघन बैठकें चलेंगी, उनके जो तमाम प्रचारक हैं उनके साथ वो बैठक करेंगे और अंतिम दिन यानी तीसरे दिन वो परिवार प्रबोधन का संघ एक कार्यक्रम करता है, जिसमें संघ से जुड़े स्वयंसेवकों का परिवार भोजन पे यानी डिनर पे आता है और वहाँ पे जो संघ के मुखिया हैं वो अपना प्रबोधन देते यानी अपना वक्तव्य देते हैं, उनको जो है मार्गदर्शन देते हैं उनको। तो इस तरह से यह जो प्रोग्राम है परिवार को संघ से जोड़ने का, या जो परिवार संघ से जुड़े हुए हैं उनको एक आत्मीयता महसूस हो और संघ को जान सके, इसलिए इस तरह का प्रोग्राम होता है। तो
संघ प्रमुख का आपको पता है कि पूरे साल भर दौरा अलग अलग राज्यों में होता रहता है। उनकी अपनी अलग से एक संरचना है। पूरे देश में अगर संगठनिक दृष्टि से वो 38 भी हो सकते हैं, तो वो अलग अलग प्रांत उन्होंने बना रखे हैं। तो इनका साल भर जो दौरा चलता रहता है, आपने अभी देखा होगा कि पिछले दिनों इसी दौरे के तहत वो जम्मू कश्मीर में थे और उसके बाद अब उत्तराखंड हो गए। तो 3 दिन निश्चित रूप से अब संघ चूंकि दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है और उसकी एक तरह के अनुषांगिक संगठन है बीजेपी, जो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन बन चुका है, जिसकी सत्ता है केंद्र और राज्य में। तो निश्चित रूप से जब उनका कहीं दौरा होता है, प्रवास होता है, तो उसको लोग सियासी नजरिए से देखते हैं। तो यहाँ भी उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव आसन्न है, जल्द ही कुछ ही महीनों के अंतराल पे चुनाव संपन्न होंगे। तो उनके इस दौरे को लोग सियासी नजरिए से भी देख रहे हैं। पक्ष के लोग हो यानी बीजेपी के लोग उसे बहुत सकारात्मक देख रहे हैं कि संघ प्रमुख का ये दौरा जो है उनसे जुड़े हुए कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगा, कोई मंत्र देंगे चुनाव जीतने का। क्योंकि समाज में सहभागिता जब तक संघ की नहीं होगी, ऐसा संघ का मानना है कि समाज में कोई उत्तमता या गुणवत्ता नहीं बढ़ेगी उसकी। और जो विपक्ष है वो इसको पूरी तरह से चुनावी नजरिए से देखते हैं और वो कहते हैं कि संघ के लोग आते हैं तो सांप्रदायिक माहौल खराब करते हैं। तो ये सियासत चलती रहती है, आपको देखने को भी मिलेगा समाचारों में भी कि उनके दौरे को किस नजरिए से सियासत में देखा जा रहा है। लेकिन उनका दौरा 3 दिन का है, जिसमें वो तमाम संघ के प्रचारकों से मिलेंगे, उनका फीडबैक लेंगे, संघ का कार्य जो चल रहा है राज्य में उसके बारे में जानकारी लेंगे और अपने प्रचारकों का मार्गदर्शन भी करेंगे। ऐसा संघ के जो प्रांत प्रचार प्रमुख है उन्होंने बताया है। धीरे सियासी तौर पे भी देखा जा रहा है उनके दौरे को। तो ऐसे में उत्तराखंड में हम देख रहे हैं बीजेपी के लिए कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त सिरदर्द भी बने हुए हैं। तो ऐसे में उनका दौरे को लेकर के बीजेपी को कितना फायदा होगा? बिल्कुल, देखिए सोनिका, जब संघ प्रमुख आ रहे हैं तो निश्चित रूप से ऐसे मुद्दों पर जरूर चर्चा होगी जो उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड के जनमानस में ज्यादा चर्चा में है। जैसे भू कानून का मुद्दा हो गया, यह यहाँ के लोगों का जुड़ा हुआ भावनात्मक और बेहद तार्किक मुद्दा है, क्योंकि उत्तराखंड में अब आज भी चकबंदी नहीं होती और भू कानून को लेकर के काफी स्थितियां कमजोर है, जिससे बहुत सारे बाहर के लोग यहाँ आते हैं, जमीन खरीदते हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो बेदखल हो जाते हैं और उनके पास जमीनें नहीं रह जाती। तो इन सारे मुद्दों को लेकर के पिछले कुछ महीनों से पूछताछ में एक अलग तरह की सक्रियता देखी जा रही है, जिसको लेकर के सरकार ने एक सब कमेटी का गठन भी किया है कि इस मुद्दे में क्या कुछ किया जा सकता है जन भावनाओं को देखते हुए। तो निश्चित रूप से इन सारे मुद्दों पे संघ प्रमुख चर्चा कर सकते हैं और उसके बाद सरकार को कोई संकेत दे सकते हैं, तो सरकार उस पर आसानी से कोई फैसला ले सकती है, आगे बढ़ सकती है। अब देखने वाली बात होगी कि 3 दिन में इनकी बैठकों का क्या कुछ लब्बो-लुआब निकल करके आता है। सोनिका, ठीक है धीरेन, तमाम जानकारी आपने दी, बहुत शुक्रिया धीरेन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि 8 अक्टूबर को ही जनरल वीके सिंह उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी, 8 अक्टूबर को देवभूमि जाएंगे जनरल वीके सिंह और इस दौरान 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की जाएगी इस दौरान, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 4 धाम की 645 किलोमीटर सड़कों पर काम चल रहा है, निरीक्षण किया जाएगा और बीआरओ की तरफ से भारतमाला की 6 सड़कें बनाई जा रही है, उसका भी निरीक्षण किया जाएगा। जनरल वीके सिंह देवभूमि के दौरे पर पहुंच रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दी। दरअसल केंद्रीय सड़क मंत्री 8 अक्टूबर को 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड आएंगे और इस दौरान सड़क परियोजना के कार्यों की समीक्षा की जाएगी और साथ ही साथ बीआरओ की सड़कों का, उनकी तरफ से किए जा रहे कार्यों का मुआयना किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री के दौरे को लेकर सभी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं उत्तराखंड में। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आपको बता दें, अपने कार्यक्रम के बाद देहरादून में जाएंगे और केंद्रीय मंत्रालय की 4 धाम सड़क परियोजना, भारतमाला परियोजना और साथ ही साथ कई परियोजनाओं का निरीक्षण किया जाएगा। उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड में 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले चुनावी हलचल तेज हो गई उत्तराखंड में। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, उत्तराखंड में चुनावी हलचल तेज हो गई है और 2022 में विधानसभा के चुनाव उत्तराखंड में होने हैं। उससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से रोजगार गारंटी अभियान चलाया जाएगा और गांव-गांव जाकर बेरोजगार युवाओं का रजिस्ट्रेशन करेगी आम आदमी पार्टी, ये कहा जा रहा है। आम आदमी पार्टी के 7000 कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में गांव-गांव जाएंगे, ये कहा जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं और आम आदमी पार्टी उससे पहले लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही है।
रोजगार को लेकर लगातार विपक्ष सभी सत्ता पक्ष को घेर भी रहे हैं और रोजगार गारंटी कार्ड भी आम आदमी पार्टी की तरफ से खेला जा रहा है। विशाखा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विशाखा, बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि आम आदमी पार्टी रोजगार गारंटी कार्ड खेल रही है। क्या कुछ जानकारी आपको मिल रही है? क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया है इस अभियान के लिए? जी बिल्कुल सोनिका, देखिए आम आदमी पार्टी चुनाव से ठीक पहले ये तमाम जो फिलहाल समझिए कि उसके जो पत्ते हैं वो खोल रही है। इससे पहले भी जो बिजली जो कार्ड अभियान है वो चलाया गया था, घर घर जाकर मुफ्त बिजली जो कार्ड है वो बांटा गया था। और अब रोजगार गारंटी कार्ड को लेकर आम आदमी पार्टी ने जो चुनावी अभियान है एक तरीके से उसको अपना बढ़ाया है। और इस अभियान के तहत लगभग जो 7,000 कार्यकर्ता हैं आम आदमी पार्टी के, वो घर घर जाकर सभी 70 विधानसभाओं में जो रोजगार गारंटी कार्ड है उसको पहुंचाएंगे और उसके माध्यम से जनता से अपील करेंगे कि आम आदमी पार्टी को सत्ता में काबिज करे, वोट दे। और यदि आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है उत्तराखंड में तो जो रोजगार गारंटी कार्ड है उसके माध्यम से घर घर तक रोजगार पहुंचाने का जो कार्य है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से किया जाएगा। और इसी के साथ ही एक वादा और आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री पद के जो फिलहाल यहाँ उम्मीदवार है कर्नल अजय पोटियाल, उनकी तरफ से किया गया है कि जब तक रोजगार नहीं मिलता है, जब तक जो लगभग 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ते के रुपए आम आदमी पार्टी यदि सत्ता में आती है तो घर घर तक हर युवा तक पहुंचाएगी। और जो युवा हैं जो बेरोजगार हैं फिलहाल वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इन जो वेबसाइट दी गई हैं ऑनलाइन माध्यम से भी जो रोजगार गारंटी कार्ड है वो उपलब्ध हो सकता है। ये तमाम जो चुनावी अभियान है, तमाम जो चीजें हैं वो आम आदमी पार्टी की तरफ से उत्तराखंड में की जा रही है। और विशाखा, जैसे ही आम आदमी पार्टी की तरफ से घोषणा की गई है रोजगार को लेकर, इसके बाद अगर युवाओं की बात करें तो क्या प्रतिक्रिया है उनकी तरफ से देखने को मिलती है? जी बिल्कुल, देखिए सोनिका, जो बेरोजगारी है वो जाहिर तौर पर उत्तराखंड में एक बड़ा मुद्दा रहा है। और पिछले 4 साल में यह बात कहीं ना कहीं निकलकर सामने आती है कि जो राज्य सरकार है वो रोजगार को उस हद तक बढ़ावा नहीं दे पाई जिस हद तक जो देने का वादा था वो किया गया था। हालांकि अब जो है वो चुनावी साल में तमाम जो कमियां हैं वो पूरी करने की कोशिश राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। तो जाहिर तौर पर युवाओं का जो रुझान है वो रोजगार की तरफ ज्यादा है और बेरोजगारी कम करने को लेकर जो भी पार्टी जाहिर तौर पर जो वादे करती है उसकी तरफ झुकाव भी युवाओं का देखा जाता है। फिलहाल अपनी पार्टी की तरफ से ये तमाम चीजें की जा रही है, लेकिन युवाओं को भी अगर हम बात करें तो जाहिर तौर पर जो फिलहाल चाहे हम सरकारी नौकरियों की बात करें, देखना होगा कि 2022 में कौन सत्ता में काबिज होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आगे रुख करते हैं। उत्तराखंड में कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है, ये जानकारी सामने आ रही है। दरअसल देवभूमि में अब कोरोना की रफ्तार में कमी आई है और 24 घंटे में 22 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। 24 घंटे के आंकड़े आपको बता रहे हैं और एक भी मरीज की मौत नहीं 24 घंटे के अंदर और 7 मरीज ठीक हुए हैं। ये जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है। एक्टिव मामलों की संख्या अब घटकर 149 तक पहुंच गई है। तो जिस तरीके से देवभूमि में कोरोना का कहर देखा गया और अब रफ्तार कम होने लगी है, हालात सामान्य होने लगे हैं उत्तराखंड में। हालांकि पाबंदियां फिलहाल पहले की तरह जारी हैं और लोगों से अपील की जा रही है कि कोविड गाइडलाइंस का पालन करते रहे, क्योंकि तीसरी लहर की भी आशंका है। दूसरी लहर का खतरा कम होने लगा है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका विशेषज्ञों की तरफ से जाहिर कर दी गई है। इसे देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट मोड पर रखा गया है और अस्पतालों में तमाम प्रबंध भी किए जा रहे हैं। और सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ऐलान भी किया गया है कि उत्तराखंड को दिसंबर के अंत तक वैक्सीनेट कर दिया जाएगा पूरी तरीके से, यानी कोरोना मुक्त कर दिया जाएगा उत्तराखंड को। और हालात सामान्य भी होने लगे हैं उत्तराखंड में। रिकॉर्ड स्तर पर वैक्सीनेशन रोजाना किया जा रहा है और टीकाकरण केंद्रों की संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है। और ये जानकारी उत्तराखंड से सामने आ रही है कि देवभूमि में कोरोना की रफ्तार कम होने लगी है। हालांकि बीते दिन जो मामले देखे गए उससे बढ़कर सामने आए हैं, लेकिन राहत भरी खबर ये कि एक भी मरीज की मौत नहीं हुई। संचित शर्मा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। संचित, उत्तराखंड में अब हालात सामान्य होने लगे हैं, लेकिन आंकड़े अगर बात करें तो बीते दिन से बढ़कर सामने आए हैं। सोनी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार कोरोना के जो ग्राफ था वो धीरे धीरे नीचे आ रहा था, लेकिन कुछ दिन से अगर आंकड़ों की बात करें तो कोरोना के जो अपडेटेड आंकड़ों की बात करें बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सक्रिय केसेस की अगर बात करें एक्टिव केसेस उसकी संख्या धीरे धीरे घटने लगी है।
साथ ही साथ आप देखिए जिस तरीके से लगातार जो कोरोना की रफ्तार में कमी आई थी, कहीं ना कहीं इसका एक उदाहरण अगर मानेंगे तो जो बाजार में लोगों द्वारा लापरवाही बरती जा रही है, वो भी जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं तो लोगों का बाजार में आना ज्यादा हो जा रहा है, ज्यादा तादाद में लोग आ रहे हैं, मार्केट में सक्रिय हो जा रहे हैं, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग और तमाम जो कोविड प्रोटोकॉल की अगर बात करें उसका उल्लंघन लगातार होता हुआ नजर आ रहा है। समीका, आप देखिए सरकार के अगर प्रयास की बात करें, देखिए सरकार लगातार चाहे वैक्सीन को लेकर के हो, चाहे जागरूक रहने को लेकर के तमाम तरीके के प्रयास करके, लेकिन बाजार में बढ़ती भीड़ त्योहारों की ठीक है वजह से संचित, आप कहीं ना नजर कहीं बनाए ये लगता है रखिए कि- कोरोना से क्या हालात है देवभूमि में। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। आगे रुक करते हैं, आपको बता दें कि उधम सिंह नगर में खटीमा में तहसील दिवस मनाया गया और इस अवसर पर लोगों की शिकायतें भी सुनी गई। तहसील के अंदर तहसील दिवस मनाया गया, लोगों की शिकायतों को चुना गया और निस्तारण के लिए विभाग को भेजा भी गया है। कुछ समस्याएं और संबंधित शिकायतों को तुरंत ही निस्तारण किया गया। इस दौरान खटीमा तहसीलदार यूसुफ अली ने बताया कि 2 दर्जन से अधिक शिकायतों को तहसील दिवस के अवसर पर सुना गया है, जिसमें 1.5 दर्जन शिकायतों का निस्तारण मौके पर ही किया गया और इस दौरान खटीमा उप जिलाधिकारी महोदय मौजूद रहे। तो ये जानकारी सामने आई है कि उधम सिंह नगर के खटीमा में तहसील दिवस मनाया गया। खटीमा में उप जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में जो है तहसील दिवस संपन्न किया गया, जिसमें लगभग 24 जो है शिकायत आई हैं और 15 का उनका निस्तारण कर दिया गया। शेष का जो है संबंधित विभाग को जो है हस्तांतरित कर दी गई। लगभग सभी थे, PWD, सिंचाई विभाग, शिक्षा और पशुपालन, सभी विभाग को जारी किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर की हिंसा जो घटना हुई वो बढ़ती जा रही है विवाद, और अब जानकारी ये सामने आ रही है कि आज लखीमपुर खीरी कूच करेगी पंजाब कांग्रेस। बड़ी जानकारी इस वक्त की, नवजोत सिंह सिद्धू की अगुवाई में लखीमपुर पहुंचा जाएगा और इस दौरान मोहाली से एक बड़े मार्च के बाद रवाना होंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। हजारों गाड़ियों का काफिला कांग्रेसी नेता के साथ लखीमपुर पहुंचा जाएगा, ये जानकारी सामने आ रही है। जिस तरीके से लखीमपुर हिंसा की घटना बढ़ती जा रही है, तमाम विपक्षी पार्टियां लखीमपुर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और सबसे पहले राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सीतापुर पहुंचे। तमाम उन लोगों के मृतकों के परिजनों से मुलाकात की गई, ढांढस बांधा गया पहुंच करके, तस्वीरें भी सामने आई और अब ये जानकारी सामने आ रही है कि आज पंजाब कांग्रेस लखीमपुर कूच करेगी। नवजोत सिंह सिद्धू इसकी अगुवाई करेंगे और तकरीबन हजारों गाड़ियों का काफिला लखीमपुर के लिए रवाना होगा और उससे पहले मोहाली में एक बड़े मार्च किया जाएगा, उसके बाद लखीमपुर रवाना होंगे। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। तमाम विपक्षी पार्टियां इस वक्त लखीमपुर का रुख कर रही हैं। पंजाब से हमारे रीजनल हेड और हमारे सीनियर साथी नवदीप छाबड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर तमाम जानकारी के साथ। नवदीप, जानकारी सामने आ रही है कि नवजोत सिंह सिद्धू हजारों गाड़ियों के काफिले के साथ लखीमपुर पहुंचेंगे, क्या अपडेट आपको मिल रहा है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल पंजाब कांग्रेस की तरफ से सोनिका कल ही एक बड़ा ऐलान कर दिया गया था कि पंजाब कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं हर एक जिले से, हर ब्लॉक से लखीमपुर खीरी की तरफ रवाना होंगे। और आज सुबह से जो हम देख रहे हैं कि अभी तक सैकड़ों गाड़ियां जो है वो अलग अलग जिलों से, अलग अलग ब्लॉक से वो मोहाली के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गई है। और थोड़ी देर बाद जब ये काफिला पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा तो लखीमपुर खीरी की तरफ, यानी कि जो जीरकपुर पटियाला हाईवे है, वहां से इकट्ठे होकर ये तमाम नेता चलेंगे। और जो कैबिनेट मंत्री है पंजाब के प्रगट सिंह, उन्होंने भी ये दावा किया कि करीब 10,000 से भी ज्यादा गाड़ियों का जो काफिला है वो आज मोहाली जिले से निकलेगा, लखीमपुर खीरी की तरफ रवाना होगा। और जब तक पूरा का पूरा इंसाफ पीड़ित परिवार को नहीं मिलता तब तक उनकी ये संघर्ष जो है वो जारी रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि सोनिका, पंजाब में चुनाव है तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी भी कोई मौका छोड़ना नहीं चाहती बीजेपी को घेरने का किसी भी तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल कल जिस तरीके से पंजाब के सीएम लखीमपुर खीरी गए, वहां पर 50-50 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया, उसी तरीके से आज नवजोत सिंह सिद्धू जो हजारों गाड़ियों के साथ निकलेंगे। लेकिन देखना होगा कहां पर गाड़ियों को जाने दिया जाता है, कहां पर गाड़ियों को रोका जाता है। हम लेकिन ये कहेंगे कि लखीमपुर खीरी के मुद्दे पर जो सियासत है पूरे देश के अंदर वो अभी भी थमी नहीं है, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो
नवदीप, इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के खिलाफ पंजाब सरकार सख्त हो गई है। ट्रांसपोर्ट मंत्री ने बड़ी कार्रवाई की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त सीधे पंजाब से सामने आई है। बिना टैक्स दिए चल रही बसों को बंद किया गया। ये बड़ी जानकारी फरीदकोट, बठिंडा, अमृतसर और लुधियाना में तकरीबन 15 बसें जब्त की गई है। नवदीप, ये बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आई। आपने सुना कि पंजाब में ट्रांसपोर्ट मंत्री ने बड़ी कार्रवाई की है और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। क्या जानकारी आपको मिल रही है? आप देखिए, बिल्कुल पंजाब का ट्रांसपोर्ट विभाग जो है अभी अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जो है उनको दिया गया है। बठिंडा इलाके से वो विधायक चुनकर आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि बादल परिवार के साथ एक बड़ा तसल कह सकते हैं विरोधाभास अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का रहा है, क्योंकि एक ही इलाके से ये दोनों नेता आते हैं। यही कारण था कि जब इनको ट्रांसपोर्ट महकमा दिया गया था तो इनका एक ही लक्ष्य था कि खासतौर पर पंजाब के अंदर अगर मैं सोनिका बताऊं तो ट्रांसपोर्ट विभाग के अंदर या निजी ट्रांसपोर्ट मामले में बादल परिवार का बहुत बड़ा दबदबा है अकाली दल का, क्योंकि जितनी निजी ट्रांसपोर्ट है उसमें से ज्यादातर जो है वो बादल परिवार के अधीन आती है। यही कारण है कि उन सभी ट्रांसपोर्टरों पर एक बड़ा एक्शन कर लिया गया है, चेकिंग की गई है और 15 बसें जो है फिलहाल जो जब्त कर दी गई है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा सोनिका, जुझार बस सर्विस है, न्यू दीप बस सर्विस है, उनको बंद किया गया। ऑर्बिट जो सीधी बादल परिवार की बसें मानी जाती है, राजधानी ट्रांसपोर्ट है, ये तमाम वो निजी ट्रांसपोर्ट है जिनके खिलाफ ये एक्शन कल पंजाब के जो कैबिनेट मंत्री हैं, ट्रांसपोर्ट मंत्री, उनकी तरफ से लिया गया। और ट्रांसपोर्ट मंत्री का साफ कहना है कि ये कोई राजनीतिक रंजिश की वजह से नहीं किया गया, क्योंकि इन्होंने टैक्स नहीं भरा था, इस वजह से कार्रवाई की गई है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये टैक्स भर देते हैं तो बसों को रिलीज कर दिया जाएगा, अगर नहीं भरेंगे तो आने वाले दिनों के अंदर भी इसी तरीके से जो कार्रवाई है, चेकिंग है, वो लगातार जारी रहेगी। जो सरकार को चूना लगा रहे हैं टैक्स के रूप में, जो ज्यादा बसें चला रहे हैं, प्राइवेट काम है, उन पर लगातार इसी तरीके से कार्रवाई जो है वो लगातार जारी रहेगी। ठीक है नवदीप, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज। नमस्कार।